हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को अभी कवर करूंगा जो बोर्ड्स में भी है, जेई में भी है और नीट में भी है। यानी कि तीनों में जो कॉमन टॉपिक है उन्हीं को हम कवर करेंगे और मेरा फोकस मेनली बोर्ड्स के लिए ही है। फिर लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में मैं क्या करूंगा, जो सिर्फ नीट के लिए या सिर्फ जो जेई के लिए जो टॉपिक्स बचेंगे उनको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम इस पे 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन कहते किसको हैं। आप देखते होंगे कि जब आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, आप उसमें पेंसिल डिप करते हैं तो आप देखते हैं पेंसिल आपकी हल्की सी टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण। ऐसे और भी बहुत सारे फिनोमेना आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कभी कभी आप मैग्नीफाइड ग्लास लेते हैं, मैग्नीफाइड ग्लास जब आप लेते हैं तो आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी लेटर लिखे रहते हैं, उसको जूम करके देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये किस कारण होता है? ये भी होता है रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन कहते किसको है? रिफ्रैक्शन हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium, this phenomena is known as refraction। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to other, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट पास करती है तो लाइट में कुछ बेंडिंग होती है और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बहुत से लोग बोलते होंगे सर हम तो नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे हैं तो सर बेंडिंग तो होती ही नहीं है, तो क्या उस प्रोसेस को भी हम रिफ्रैक्शन कहते हैं? हाँ, आप उस प्रोसेस को भी आप रिफ्रैक्शन कहेंगे क्योंकि मीडियम का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मीडियम का चेंज हुआ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, मीन्स आपका रिफ्रैक्शन हुआ। तो इसका डेफिनेशन यही बोल सकते हैं। बेंडिंग जीरो भी हो सकती है, लेकिन यहां क्या बोल सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो चलिए रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ये रहा आपका मीडियम U1 और ये रही आपकी कुछ इंसिडेंट रे और ये रही आपकी कुछ, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड और ये इसको हम मान लेते हैं μ2 मान लेते हैं। ये μ1 और ये μ2, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस पॉइंट पे आप बात करें तो ये प्रोसेस क्या है? लाइट को जाना कहाँ चाहिए था? लाइट को तो एक्चुअली जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गई? थोड़ी सी बेंड हो गई। क्या हो गई? थोड़ी सी ये बेंड हो गई है। तो इसी प्रोसेस को हम, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये μ1 μ2 क्या है? ये आपका जनरली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इससे एसोसिएटेड हम 2-3 लॉ पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इस पे 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चालू करने से पहले हम 1-2-3 पॉइंट और बात कर लेते हैं। ये μ1 μ2 कहते हैं किसको हैं? और μ1 μ2 से पहले हम ये बात करेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसको कहते हैं। तो ऑप्टिकल जैसे कि होता है एक मास डेंसिटी होता है, तो मास डेंसिटी मीन्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी बराबर को क्या बोलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। ऑप्टिकल डेंसिटी में मीन्स क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स अगर ऑप्टिकल डेंसिटी में मीन्स कि अगर कोई चीज डेंसर होगी, क्या होगी? कोई चीज डेंसर होगी, यानी ऑप्टिकल डेंसर होगी तो उसमें लाइट क्या करेगी? बहुत स्लो चलेगी। अगर कोई चीज रेयरर होगी तो उसमें लाइट बहुत तेजी से चलेगी। क्या होगी? कोई चीज रेयरर होगी तो उसमें लाइट बहुत तेजी से चलेगी और कोई चीज डेंसर होगी तो उसमें लाइट क्या होगी? बहुत धीरे धीरे चलेगी। तो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या दोनों सेम टर्म है? नहीं, मास डेंसिटी अलग होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी को जनरली हम स्पीड ऑफ लाइट से डिनोट करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा रहेगी वो रेयरर मीडियम होगा और स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम रहेगी उसमें वो डेंसर मीडियम होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप इन बातों में कंफ्यूज ना होइए कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी की मास डेंसिटी कम हो सकती है लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि आप ऑप्टिकल डेंसिटी में एक जैसे टर्म हम बात करते हैं डेंसर मीडियम, किसको बोलते हैं? डेंसर मीडियम
किसको बोलते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं किसके रिलेटेड, मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल डेंसिटी के रिलेटेड। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, थोड़ी स्लोअर होती है इस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। अगर वही रेयरर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डेंसर मीडियम से उसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जैसे वैक्यूम क्या है, पूरा रेयरर मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम में ही होती है। और वैक्यूम के रिलेटेड अगर कोई भी मीडियम रहेगा तो थोड़ा डेंसर ही होगा ना। जैसे वैक्यूम में अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो अगर वही एयर की बात करेंगे तो एयर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कुछ तो कम होगा, जरा सा तो कम होगा, यानी एयर क्या हो जाएगा, वैक्यूम के रिलेटेड क्या हो जाएगा, एयर डेंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हम हमें दो मीडियम दिया नहीं गया हो, सिर्फ एक मीडियम दे दिया, आपको बोल दिया कि एयर क्या है, डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है, तो आप तब तक नहीं बता सकते कि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। अगर वही बोला जाए कि एयर वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर है कि रेयरर है, तब आप कहेंगे कि हाँ एयर जो है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, ये थी बात। ये डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम में क्या होता है, रेयरर मीडियम में होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इज फास्टर इन मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी फास्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा स्लो हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि आपको कंपैरिजन करने को बोलिया जाए वैक्यूम और एयर में, तो एयर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, और वैक्यूम आपको क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। उसी तरह कभी एयर और ग्लास स्लैब में आपकी बात करने का दिया है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा होती है, तेज होती है एज कंपेयर टू ग्लास स्लैब, तो एयर क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, ग्लास स्लैब के कंपैरिजन में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई सिर्फ एक मीडियम दे दे और आपसे कहे कि ये बताइए डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है, तब तक आप नहीं बता सकते कि जब तक उसको कंपेयर न किया जाए किसी अदर मीडियम के साथ। तो कंपैरिजन के साथ ही ये डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम आता है। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जनरली इसमें भी दो लॉज हैं। तो पहला लॉ ये कहता है कि एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन में वो लाई करते हैं। कौन कौन, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, किसमें, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब कि जैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ और बेंड होने के बाद थोड़ी सी लाइट ऐसे गई, तो यानी ये जो इस पॉइंट पे एक सेम प्लेन में लाई करेगा। क्या करेगा, सेम प्लेन में लाई करेगा। तो यही पहला लॉ बोलता है। पहला लॉ ये बोलता है कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोल रहा है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोल रहा है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल। मीन्स क्या कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या है, एक सेम प्लेन में होते हैं। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए पॉइंट ओ, यानी पॉइंट ओ जो होगा, पॉइंट ओ पे ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे और यह हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के एक सेम प्लेन में रहता है। जैसा कि हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसी तरह इसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये तो बातें थी पहले लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं पहले कि ये μ1 μ2 है क्या। तो μ1 μ2 क्या है, μ1 को हम बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक तरह से रेशियो, किस चीज का रेशियो है, ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कि ये म्यू क्या है, म्यू एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी होगी और वैक्यूम यानी वैक्यूम की जो स्पीड होगी उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसको हम जब डिवाइड करते हैं किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उसी का जो रेशियो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। म्यू को हम बोलते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यही क्या है, आपका रेशियो होता है। और रही बात कि म्यू की वैल्यू क्या 1 से कम हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम में होती है। मैक्सिमम ये हमें पता है कि ये मैक्सिमम है, ये हमें पता है कि ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन ये मीडियम क्या होगा, बहुत हो सकता है कि मैक्सिमम के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या वैक्यूम से ज्यादा कभी स्पीड हो सकती है। मतलब कि जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमें पता है कि वो सबसे मैक्सिमम होता है, और किसी मीडियम में क्या वैक्यूम के बराबर तो स्पीड हो सकती है, लेकिन क्या वैक्यूम से ज्यादा स्पीड किसी मीडियम में हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसीलिए जो म्यू की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। किसके बराबर होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आप बोल सकते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये होती है। ठीक है, ये था हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम दूसरे लॉ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है उसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो स्नेल्स लॉ कहता क्या है कि साइन ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में भी हम सोच रहे थे आई और आर में कुछ रेशियो मिल जाए, तो हमने बहुत कुछ ट्राई किया, मिला नहीं। तो लास्ट में बहुत करने के बाद हमें क्या मिला रेशियो, कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर ये किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। और एक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कांस्टेंट जो होता है इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स के रेशियो में होता है। जैसे कि साइन आई क्या, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू1 था, तो म्यू1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में था, म्यू2 में था। तो इसका जो रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है, इनवर्स में होता है। मीन्स कि इंसिडेंट एंगल तो मीडियम 1 में बना होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल तो किसमें, मीडियम 2 में बना होगा। तो यानी कि साइन आई अपन साइन आर का जो रेशियो होता है किसके इनवर्स में होता है, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो घटना हुई होगी उसके इनवर्स के रेशियो को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो यही स्नेल्स लॉ कहता है। और जैसे म्यू2 अपन म्यू1 है, क्या है म्यू2 अपन म्यू1, तो म्यू2 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू2 को हम लिख सकते हैं ना सी इन वैक्यूम अपन वी इन मीडियम 2, वी इन 2 लिख सकते हैं कि नहीं। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये होता है म्यू2। अब उसी तरह म्यू1 को हम क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब जब इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि सी ऑफ वैक्यूम अपॉन v2 अपॉन सी वैक्यूम अपॉन v1, तो ये तो कट जाएगा, तो v1 अपॉन v2। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के रेशियो के बराबर होगा। तो यही हमारा क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है। ठीक है, तो अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो सिंप्लीफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं, अगर म्यू1 म्यू2 को अगर से हम इसको n1 से रिप्लेस कर दें, इसको हम n2 से रिप्लेस कर दें, मीन्स इसका मतलब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा n साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो यही एक तरह से आप बोल सकते हैं सिंप्लीफाइड वे में कि स्नेल्स लॉ इसको ही कह सकते हैं। ये भी क्या है, स्नेल्स लॉ ही है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जानते हैं कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो जैसे कि बात करते हैं कि कभी कभी बोला जाता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है या टुवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड कर जाती है। तो इन्हीं लॉ से हम समझेंगे कि कैसे ऐसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जब
लाइट जो है अगर इंसिडेंट होगी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में अगर जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी, क्या ये रहा नॉर्मल, क्या नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी रेयर और डेंसर की कंपैरिजन करते हैं तो हम किससे कंपैरिजन करते हैं, दो मीडियम दिया हो तो हमें दो मीडियम दिया है तो यानी उसका हमें ऑप्टिकल डेंसिटी दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया N1 और N2 दिया है। क्या दिया हमें, N1 और N2 दिया है, ठीक है। अब रेयरर कहने का मतलब ये हुआ कि N1 जो होगा वो लेस देन किसके होगा, N2 होगा। क्या होगा, N1 जो होगा वो किस लेस देन किससे होगा, N2 से। डेंसर मीडियम है तो N2 ज्यादा होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और रेयरर मीडियम है तो N1 कम होगा किससे, N2 से, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा कि N1 इसको अगर एंगल I को मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल मान लेते हैं, तो यानी आप क्या बोल सकते हैं कि N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ये हमने अभी पढ़ा था कि कैसे आया था ये, ठीक है। अब चूंकि N1 क्या है, कम है, N1 कम है और N2 ज्यादा है, किस N2 ज्यादा है ना N1 कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा है, तो इन दोनों को बराबर होने के लिए साइन I को क्या होना पड़ेगा, साइन I को ज्यादा होना पड़ेगा, साइन I को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा किससे, साइन R से। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था ना, साइन I अपन साइन R इज इक्वल टू क्या था, N2 अपन N1 था, ठीक है। अब क्या बोला है कि N1 क्या है, कम है, N1 कम है, N1 कम है और N2 ज्यादा है, तो यानी ये सारे पोर्शन क्या है, ये पूरा क्वांटिटी क्या होगी, ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा होने के लिए क्या होगा, साइन I को ज्यादा होना पड़ेगा और साइन R को कम होना पड़ेगा। यानी कि इसमें ये बोल सकते हैं कि साइन I जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, साइन R से होगा। होगा कि नहीं होगा, हमने बोला ना कि जैसे कि ये चीज होती है n sin 1 इज इक्वल टू N2 sin R होता है। और इसमें कहा गया है कि N2 ग्रेटर देन N1 है, N1 से N2 ज्यादा है क्योंकि N2 डेंसर है, N2 क्या है, डेंसर है। और हमने ये भी पढ़ा था साइन I अपन साइन R बराबर N2 अपन N1। अब N2 ज्यादा है, N1 कम है, तो यानी ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इस पूरी क्वांटिटी को ज्यादा होने के लिए क्या किया जा सकता है कि ये ज्यादा हो किससे, साइन R से, यानी साइन I ज्यादा होना चाहिए किससे, साइन R से। अगर साइन I ज्यादा होना चाहिए साइन R से, तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होना चाहिए किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से। एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि साइन 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, सॉरी 0 से लेके पाई बाई 2 तक जैसे साइन की एंगल थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। उसी तरह इसमें भी क्या होगा कि साइन I जब ग्रेटर देन साइन R है तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो यानी कि जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे जाता तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड हो जाता, लेकिन क्या होना चाहिए, R को कम होना चाहिए। तो अब क्या करेगी, लाइट बेंड कर जाएगी, लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाएगी। अब R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल R इज लेस देन, इसको एंगल R इज लेस देन एंगल I। तो यहां से हमें समझ में आया कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, लाइट किसकी तरफ बेंड होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे। अब हम बात करते हैं कि जब लाइट किससे जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, किससे, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। तो इसको आप समझ चुके हैं, जब कॉन्सेप्ट जब आपने स्नेल्स लॉ सही से पढ़ लिया है तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डेंसर मीडियम कौन सा होगा, ये होगा, अगर इसको हम N1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं N2 ले लेते हैं, तो इस बार क्या होगा कि N1 ग्रेटर देन N2 होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ऊपर वाला जो मीडियम है वो डेंसर है और नीचे वाला जो मीडियम है वो क्या है, रेयरर है, ठीक है। तो N1 ग्रेटर देन N2 है, तो इस बार क्या होगा कि अगर आप साइन I अपन साइन R आप करेंगे इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, N2 अपन N1 के बराबर होता है, N1। अब यहाँ पे हमें क्या कह दिया कि N1 क्या है, वो बड़ा है, N1 बड़ा है और N2 छोटा है, तो ये पूरा पोर्शन आप बोल सकते हैं कि थोड़ा कम होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होने के लिए इस पोर्शन को क्या होना पड़ेगा कि साइन I की वैल्यू कम हो किससे, साइन R से। यानी आप ये बोल सकते हैं ना, साइन I इज लेस देन साइन R, क्या बोल सकते हैं, साइन I इज लेस देन साइन R होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे कम होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड से। तो अगर ये लाइन कुछ इस तरह जानी होती, कुछ इस तरह जाती, मतलब अपने ही पाथ को, सेम पाथ को रिट्रेस करती, यानी जिस पाथ पे जा रही उसी पाथ पे अगर वो जाती रहती,
तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड होता। लेकिन क्या हमें चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बड़ा होना चाहिए, तो यानी इस बार क्या होगी, लाइट कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी, ऐसे क्या होगी, बेंड कर जाएगी, और ये क्या है, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो यहां से हमें पता चला कि जब लाइट क्या होती है, रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है, यानी थोड़ी सी बेंड होती है। वही जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होती है, बेंड होती है। और ऐसा हमने किसका यूज करके किया, स्नेल्स लॉ का यूज करके हमने इन सारी चीजों को समझा। ठीक है, तो ये थी बातें अभी इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि वेवलेंथ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ पे। जैसे कि अभी तो हमने बात किया था कि जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात किया था, लेकिन अब वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि लाइट का वेवलेंथ किसमें चेंज होगा, मतलब किसमें ज़्यादा रहेगा, रेयर मीडियम में ज़्यादा रहेगा कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो हमें पता है कि v बराबर जो होता है वो क्या होता है, एफ लेमडा होता है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, और एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोर्स, डिपेंड ऑन सोर्स, यानी वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जिस सोर्स से लाइट निकल रही है सिर्फ उस सोर्स पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि ये वेवलेंथ, जैसे कि अब बात करते हैं कि जैसे v है, किसी मीडियम में गई तो v क्या हुई, v अगर मान लीजिए वहां वेलोसिटी अगर उसकी बढ़ गई तो वहां पे लेमडा भी, अब ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो फिक्स रहता है, तो लेमडा को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो ज्यादा किस में होती है, रेयरर मीडियम में होती है। तो अगर कभी पूछेगा कि लेमडा ऑफ रेयरर और लेमडा ऑफ डेंसर के बारे में अगर रिलेशन पूछे तो आप बोलेंगे कि लेमडा ऑफ रेयरर इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ डेंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम से। ठीक है, तो जैसा कि हमने v बराबर एफ लेमडा पढ़ा, और f जो है डिपेंड ऑन सोर्स, डिपेंड ऑन सोर्स यानी कि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसमें भी f की वैल्यू वही रहेगी, इसमें भी f की वैल्यू वही रहेगी। लेकिन v तो चेंज हुआ ना, तो ये चेंज हुआ तो इस साइड भी किसी न किसी को चेंज होना पड़ेगा, ये तो फिक्स ही है, तो यानी चेंज जो होगा लेमडा ही होगा। तो इससे हमने क्या पता किया कि लेमडा ऑफ रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन किससे, लेमडा ऑफ डेंसर मीडियम से। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ से क्या था कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, क्या है, n2 साइन आर। ठीक है, तो n1 कितना दिया है, म्यू इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। n2 कितना दिया है, n2 दिया है आपको √3 दिया है, क्या दिया है, √3 इंटू साइन आर, क्या हुआ, साइन आर हुआ। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आई, साइन आर की वैल्यू आई 1/2, साइन आर की वैल्यू क्या आई 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो यानी कि आर की वैल्यू जो आएगी हमारी कितना आएगी, 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 30 डिग्री आएगी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में लाइट जिस एंगल से जाना चाहती थी, मतलब अगर ये कोई मीडियम, दोनों मीडियम अगर सेम रहता, μ1 इज इक्वल टू μ2 अगर रहता, तो लाइट कुछ सीधा ऐसे निकलती, कुछ ऐसे निकलती कि नहीं निकलती। लेकिन मीडियम में चेंज होने के कारण क्या हो गया कि लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई है, तो यानी एक्चुअल जो पाथ था उसको उस पाथ से थोड़ी सी बेंड हो गई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन जनरली होता किसके बराबर है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है एंगल आई माइनस एंगल आर के बराबर होता है। इसका मॉड होता है, मतलब पॉजिटिव में आता है, डेविएशन जो होता है पॉजिटिव में आता है कि या तो मतलब टुवर्ड नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है लाइट, या अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है। तो डेविएशन क्या होता है, एक तरह से पॉजिटिव क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। तो एंगल आई कितना था, 60 डिग्री, और एंगल आर कितना निकला है आपका, आया है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा आपका कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर कोई पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि लाइट जिस एंगल से जा रही थी, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस एंगल से जा रही है, इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये तो अभी हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू, और इसको हम मान लेते हैं आर, इज इक्वल टू μ2 साइन आर। क्या लिखेंगे, μ2 साइन आर। तो आप यह क्या बोल सकते हैं, μ2 साइन आर की वैल्यू जो होगी μ1 साइन आई के बराबर होगी। अब चूंकि ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो रे हैं, ये नॉर्मल है तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी, तो ये दोनों रे क्या हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल में है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से
ये एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये वाला एंगल बराबर, तो अगर इसके लिए हम क्या लगाएं, इसके लिए अगर हम लगाएं स्नेल्स लॉ तो हम क्या लिखेंगे u2 sin r इज इक्वल टू, अब इस बाहरी वाले के लिए क्या लिख सकते हैं μ1 sin e, μ1 sin e। तो हम देखे थे μ2 sin r किसके बराबर है, μ1 sin i के बराबर था। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि sin i बराबर क्या हो जाएगा, sin r हो जाएगा, सॉरी sin i बराबर क्या होगा, sin e हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि i बराबर किसके होगा, e। i किसके बराबर होगा, i किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये हुआ कि डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड इमरजेंट एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि i माइनस ई होता है, कि यानी इंसिडेंट एंगल में से जब इमरजेंट एंगल को घटाते हैं वही जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट हम भूल रहे थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मान लीजिए कोई मीडियम नहीं रहता तो लाइट कुछ ऐसे जाती कि नहीं जाती, लाइट कुछ ऐसे जाती, लाइट कुछ ऐसे जाती। तो अब क्या देख रहे हैं कि लाइट की जो एक्चुअल पाथ थी वो क्या होगी, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। यानी ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखेंगे इन दोनों के बीच ये दोनों पैरेलल रेज निकलती हैं सब, यानी एक्चुअल लाइट तो जानी चाहिए तो कुछ ऐसे, लेकिन ग्लास स्लैब आने के कारण अब लाइट कुछ घूम के कुछ ऐसे जा रही है। तो एक्चुअल पाथ में और इमरजेंट पाथ के बीच जो पैरेलल डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कोई पूछे लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि जब हम ग्लास स्लैब के थ्रू जब हम क्या कराते हैं, रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो रिफ्रैक्शन कराते हैं तो इमरजेंट एंगल मतलब इमरजेंट रे जो होती है वो एक्चुअल रे जो जाना चाहिए, अगर कोई मीडियम नहीं है, अगर कोई मीडियम नहीं रहता तो जो रे वो जाती उसी के पैरेलल में एक इमरजेंट रे निकलती है। मतलब अगर एक मीडियम लगा दिया है बीच में तो जो इमरजेंट रे होती है ये मतलब एक तरह से शिफ्टेड बोल सकते हैं, शिफ्टेड ऑफ ओरिजिनल रे को बोल सकते हैं। यानी कि अगर मीडियम नहीं रहता तो ये रे कुछ ऐसे जाती, लेकिन अब इस मीडियम आ जाने के कारण कि रे कुछ जरा सा शिफ्ट हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, और जितने परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट से शिफ्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या होती है कि व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the original path traced by an incident ray and path traced by emergent ray is known as lateral डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोल रहा है कि अगर सिर्फ पाथ ट्रेस बाय इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे के सिर्फ पाथ को ट्रेस किया जाए तो इंसिडेंट रे के पाथ को ट्रेस क्या किया हमने, ट्रेस किया तो यही पाथ गई, और इमरजेंट रे के जब पाथ को हमने ट्रेस किया तो कुछ ये जो पाथ गई कुछ ऐसे गई। और हमें ये पता चला कि इंसिडेंस रे का जो पाथ था और इमरजेंट रे का जो पाथ था वो दोनों पैरेलल थे एक दूसरे के, और पैरेलल है तो इन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इसी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेस को हम क्या बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेस बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेस। तो ठीक उसी तरह ये भी क्या है कि पैरेलल रेस हैं, इंसिडेंट रे का पाथ और इमरजेंट रे का पाथ, ये दोनों पैरेलल रेस हैं, और इन्हीं दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये सारी बातें थी रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ऐसे आगे हम पढ़ेंगे लेंसेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपका वीडियो लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं
मतलब इस चैप्टर के बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।